हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि समझ में आ जाए। तो रिएक्शंस को थोड़ा सा कम करेंगे, हम वही रिएक्शंस लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा रिएक्शंस इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, उससे ये आपके लिए ईजी भी हो जाएगा। अब बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में बताऊँगा मैं आपको। देखो, कॉपर जो है ना, इसके ओर्स बहुत सारे, जैसे कॉपर ग्लांस है जिसको आप चाल्कोसाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फाइड है। ठीक है, कॉपर सल्फाइड को ही हम कॉपर ग्लांस या चाल्कोसाइट कहते हैं। और है कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट क्या है, इसको हम चाल्को पायराइट भी बोलते हैं। इसका फार्मूला है CuFeS2। ठीक है, आयरन के साथ में इसका पायराइट है। समझ में आया ना। और उसके बाद में मेलाचाइट, वो आपको मालूम है, ग्रीन कलर का कंपाउंड CuOH, जो इसमें कॉपर रस्ट भी कहते हैं इसको, CuOH होल ट्वाइस CuCO3। तो ये और भी बाकी सारे ओर्स हैं, लेकिन इन ओर्स में ये वाला जो ओर है ये कमर्शियली इम्पोर्टेंट है। इसको मैं बोलूँगा ये कमर्शियली इम्पोर्टेंट है। ठीक, हम इसी से यहाँ पे देखेंगे कि कॉपर कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देखो ये कॉपर पायराइट लिया, इसको क्रश करते हैं, उसके बाद में उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में ये जो ओर रहता है ये प्योर ओर नहीं रहता है, इसमें इम्प्योरिटीज़ रहती है। क्या रहती है? इम्प्योरिटीज़। जैसे इसमें मिट्टी वगैरह रहेगी, समझ में आया ना, ये क्ले वगैरह रहेगा। तो वो सब इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कंसनट्रेट करते हैं। अब ये सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर को हम जनरली किससे करते हैं कंसनट्रेट, किस मेथड से? बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन कहूँगा, यानी इसकी प्यूरिफिकेशन करेंगे हम ओर की। फ्रॉथ फ्लोटेशन किया, फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या करते हैं, हम पाउडर्ड ओर लेते हैं प्लस वाटर लेते हैं, उसके बाद में पाइन ऑयल डालते हैं और उसके बाद में उसको एयर ब्लो करते हैं, स्टायरिंग करते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉथ बनता है और ओर जो है वो फ्रॉथ में ऊपर चला जाता है। उसको कलेक्ट करते हैं, ड्राई करते हैं, उसके बाद में फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। समझ में आया ना। अब हमारे पास में जो ओर है ये हमने कंसंट्रेट किया, ये कंसंट्रेटेड ओर है। ये कौन सा ओर है? CuFeS2। इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं कॉपर पायराइट ओर। अब इसको फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, और ये जो आयरन है Fe ये निकालना है हमें, Fe। ठीक है, ये F नहीं है, Fe। ये आयरन जो ये हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सल्फाइड को बर्न करते हैं, यानी इस ओर को बर्न करते हैं। मैं बोलूँगा हीट, बट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसको बोलते हैं हम रोस्टिंग। क्या कहते हैं? रोस्टिंग। यानी रोस्टिंग मीन्स हीटिंग ऑफ एन ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट बट इन प्रेजेंस ऑफ एयर। और ये हम एक फर्नेस में करते हैं जिसको कहते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस, जो पहले वाले टॉपिक्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि ये कैसा रहता है। अब इस फर्नेस में क्या क्या होगा वो हम देखेंगे। देखो, हमको मालूम है कि रोस्टिंग के दौरान जो वोलाटाइल कंपोनेंट्स से वो बाहर निकल जाते हैं। अगर सल्फ़र इसमें होगा तो सल्फ़र बर्न होके सल्फ़र डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाता है। आर्सेनिक होगा, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होगा। देखो, सबसे पहले जो सल्फ़र होगा, सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ में बर्न होके SO2 बनाएगा, राइट। दूसरा, इसमें जो आर्सेनिक होगा, मैं आर्सेनिक लूँगा, आर्सेनिक भी यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा AS2O3। ठीक है, बट ट्वाइस AS2O3, ये भी इवापरेट हो जाएगा, वोलाटाइल है। अब इसके बाद में इस रोस्टिंग के दौरान अगर इसमें कॉपर है, कॉपर सल्फाइड, वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है ना। इस तरह से आयरन सल्फाइड है तो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इस रोस्टिंग के दौरान जो पायराइट है हमारे पास में Cu लूँगा मैं, CuFeS2, यानी ये जो ओर है, इस ओर का क्या होगा? ये तो इम्प्योरिटीज़ चली गई,
और का क्या होगा, और भी बर्न होगा। देखो कैसे बर्न होगा, इसका जो सल्फर है ना वो पहले सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, आधा सल्फर, लेकिन ये पीछे रह जाएगा FeS, आयरन सल्फाइड। कुछ आयरन ऑक्साइड भी बनेगा, लेकिन आयरन सल्फाइड भी बनेगा इसमें, प्लस जो मेन सब्सटेंस है हमें जो चाहिए वो बनेगा Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड। इसकी हमें ज़रूरत है, इसका हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। देखो याद रखना, कॉपर की सल्फाइड के साथ में बहुत जमती है, इसलिए सल्फर को ये जल्दी छोड़ता नहीं है। हमने इसको बर्न किया, यहाँ पे सल्फर तो आधा निकल गया, यहाँ पे जो फ्री सल्फर था वो निकल गया, आर्सेनिक था वो निकल गया, लेकिन ये जो नहीं, ये पूरा कॉपर सल्फाइड जो है वो पूरा कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता है इतनी बर्निंग के बाद में भी। इस तरह से पूरा आयरन सल्फाइड जो है वो पूरा आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि कुछ रह जाता है यहाँ पे। मैं बोलूँगा कि मेजर पोर्शन यहाँ पे सल्फाइड में ही रहता है, राइट। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद में इसको करते हैं हम स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मतलब रहता है हीटिंग ऑफ ओर अबो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसको हम मेल्टिंग पॉइंट के अबो ही स्मेल्ट करेंगे, बट इन प्रेजेंस ऑफ सम अदर स्पीशीज लाइक कोक एंड सिलिका। कोक और सिलिका का क्या रोल है वो मैं बताऊंगा। जो हमने रोस्टेड ओर लाया ना, यहाँ से रोस्टेड ओर में हमारे पास में आयरन सल्फाइड है और क्यूप्रस सल्फाइड है। इसको जब आप मेल्टिंग पॉइंट के अबो फिर से बर्न करते हैं, यानी हीट करते हैं, तो होता क्या है, ये जो FeS है, ट्वाइस FeS, ये ऑक्सीजन के साथ में मिलके बनाता है, मैं लिखूँगा इसको यहाँ पे थ्राइस, ठीक है। ये सबसे पहले बनाएगा ट्वाइस FeO, यानी सल्फर को रिप्लेस किया, प्लस साथ में बनेगा यहाँ पे SO2, है ना, SO2 गैस, राइट। अब ये जो FeO निकल गया यहाँ पे FeO, ये तो इम्प्योरिटी है, ये गंध है, ये हमें निकालनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सिलिका डाला हुआ है, सिलिका SiO2, ये इसके साथ में रिएक्ट करके स्लैग बनाता है। उस स्लैग को बोलते हैं O3 आयरन सिलिकेट, फेरस सिलिकेट जिसको आप बोलेंगे, ये बन जाता है। क्लियर, ये बन गया स्लैग यानी सॉल्ट, ठीक है। और ये है हमारे पास में गैंग, इसका मतलब सिलिका क्या है फिर, फ्लक्स, राइट। ये बन गया, ये हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हम बाहर निकाल सकते हैं इससे। ये बन गया, इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये इम्प्योरिटी है, स्लैग है ये, राइट। अब होता क्या है, इतना याद रख लेना कि इसमें कुछ जो आयरन सल्फाइड रह जाएगा यहाँ पे भी, और इसमें कुछ कॉपर सल्फाइड भी रहेगा, वो बाकी रहेगा, और कुछ कॉपर ऑक्साइड भी होगा। तो होता क्या है, जो कॉपर ऑक्साइड बचा हुआ है वो आयरन सल्फाइड के साथ में रिएक्ट करके उसका सल्फर फिर से कैच कर लेता है। समझ में आया ना, ये मेरी बात समझ लेना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो हो गई, आयरन ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बन गया, फेरस ऑक्साइड सिलिका के साथ में स्लैग भी बन गया, लेकिन फिर भी कुछ फेरस सल्फाइड रह जाता है यहाँ पे जो स्लैग नहीं बनाएगा। क्लियर, इस तरह से कुछ कॉपर सल्फाइड भी रहेगा और कुछ कॉपर ऑक्साइड भी रहेगा। तो होता क्या है, जो कॉपर ऑक्साइड है CuO, तो यहाँ पे जो ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो रहेगा, जो ऊपर हमें मिला था कुछ, तो क्यूप्रस ऑक्साइड फिर से आयरन सल्फाइड के साथ में रिएक्ट करता है और ये बनाता है क्यूप्रस सल्फाइड प्लस FeO, राइट। यानी ये रह जाता है यहाँ पे, इस तरह से यहाँ से कुछ आयरन सल्फाइड भी रह जाता है। क्लियर, और कुछ सिलिका भी रह जाता है। अब ये जो पूरा मिक्सचर है, यानी ये और प्लस सिलिका, उसको बोलते हैं हम कॉपर मेट। क्या बोलते हैं, कॉपर मेट, या कॉपर मेटे भी बोल सकते हैं आप। ये मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, मैंने लिखा है मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड
प्लस आयरन सल्फाइड प्लस सिलिका ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, जो हमने स्मेल्टिंग के दौरान जो मिल गया, इसको हम बोलते हैं कॉपर मैट या कॉपर मैटे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें इस कॉपर मैट से कॉपर सल्फाइड को फिर से ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, आयरन सल्फाइड जो है, आयरन ऑक्साइड जो है उसको निकालना है, इसको फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। इसलिए हमें इसे करना पड़ता है बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन क्या है? ये हम ऑक्सीडेशन ही करते हैं, बट इन बेसिमर कन्वर्टर, मैं बेसिमर कन्वर्टर आपको बताता हूँ। बेसिमर कन्वर्टर क्या रहता है? ये इस तरह का एक टैंक रहता है, ठीक है, जिसको आप टिल्ट भी कर सकते हैं, ये याद रखना। इस तरह का रहता है, इसमें यहाँ पे एक पाइप रहती है इस तरह, ठीक, और यहाँ पे ये बंद रहता है 2 खंभों के साथ में, मगर ये रोटेटिंग है, मतलब इसको आप रोटेट भी, इसको टिल्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे इसमें ओपनिंग रहती है जिनको हम ट्यूअर्स कहते हैं, ट्यूअर्स, ठीक है, क्लियर। और इससे क्या करते हैं? इससे हम हॉट एयर देते हैं, इसको हॉट एयर विद सैंड, ये याद रखना, हॉट एयर विद सैंड यहाँ से ब्लो करते हैं। इसमें क्या है? इसमें मोल्टन मैट है, मोल्टन मैट, इसको आप हीट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये मोल्टन मैट है। तो होगा क्या? ये 2 ईयर्स है, ये याद रखना। 2 ईयर से क्या, ये सुराख है, मान लीजिए यहाँ से जो हॉट एयर प्लस सैंड आती है वो इसमें ब्लो होती है, और इससे क्या होता है? इसमें यहाँ पे जो सल्फाइड्स वगैरह हैं वो बर्न होके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होते हैं, और जो वेस्ट गैसेस हैं वो यहाँ से निकलती है, वेस्ट गैसेस। अब इसको ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इंस्ट्रूमेंट, इसको हम बोलते हैं बेसिमर कन्वर्टर, ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बेसिमराइजेशन। अब इस बेसिमराइजेशन स्टेप में क्या क्या होता है मैं दिखाऊंगा आपको। देखो, सबसे पहले जो बचा खुचा आयरन सल्फाइड है, FeS, वो बर्न होता है, फर्दर बर्न होता है। ये बहुत ही टफ है ना, उसको बार बार बर्न करना पड़ता है। तो ये बर्न होके ये बनाएगा SO2, पहले SO2 ट्वाइस, प्लस बनाएगा ये ट्वाइस FeO, आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड इसको आप बोलते हैं, ठीक है, ये बनाएगा, इसको फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, बाद में हम यहीं पे जो सैंड हमने दिया, सिलिका जो है इसमें, ये FeO प्लस सिलिका ये आपस में मिल जाते हैं, ये है गैंग, ये एक्ट करता है एज फ्लक्स, और ये आपस में मिलके बनाते हैं FeSiO3 सिलिकेट बनाते हैं, जिसको हम स्लैग कहते हैं। स्लैग, फिर से स्लैग बन गया, ठीक है। जो ये स्लैग बन गया ना, इसको ये ऊपर यहाँ पे जमा हो जाता है, इसको हम मतलब धीरे धीरे, मतलब टाइम टू टाइम ऐसे टिल्ट करते हैं, ऐसे मोड़ते हैं, और ये स्लैग इसमें से बाहर निकालते हैं, ठीक है, ताकि पीछे प्योर कॉपर रह जाए। समझ में आ रहा? अब देखो, आपको जो अभी तक मैंने आपको बताया कि इसमें कॉपर जो रहता है, अभी तक भी कॉपर सल्फाइड फॉर्म में, वो कॉपर सल्फाइड यानी क्यूप्रस सल्फाइड जो है, कॉपर सल्फाइड फिर से यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है और बनाता है, ये बनाएगा Cu2O सबसे पहले, है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा, प्लस क्या बनेगा यहाँ पे SO2, ये ट्वाइस, क्लियर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो ये हमें चाहिए था, ये अब मिल गया, राइट, समझ में आया? शाबाश। अब और क्या होता है इसमें, उसके बाद क्या होता है, ये जो है ना, ये दोनों, ये क्यूप्रस सल्फाइड, याद रखना, ये इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड, ये आपस में रिएक्ट होते हैं, क्लियर। ये मान लो ये ट्वाइस है, ठीक, ये आपस में जब रिएक्ट होते हैं तो यहाँ पे होती है ऑटो रिडक्शन। क्या होती है? ऑटो रिडक्शन।
यानी कॉपर का एक कंपाउंड दूसरे को रिड्यूस करता है। कैसे? ये एक सल्फर और ये 2 ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं, बनाते हैं SO2 और पीछे रह जाता है कॉपर। कितने टाइम्स? 2 + 4 6 टाइम्स कॉपर। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन है एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो रिडक्शन, यानी यहाँ पे ऑटो रिडक्शन होती है, इतना याद रख लेना। और हमें ये कॉपर मिलता है, कॉपर। ठीक, हमारा ये मोल्टन कॉपर होगा, मोल्टन। इसको हम कूल करते हैं, इसको हम कूल करते हैं, ये कॉपर है ना, इसको कूल करते हैं। ये बेसिमर कन्वर्टर में है, इसको हम कूल करते हैं इस कॉपर को। ठीक, ये कॉपर है यहाँ पे, कॉपर। इसको जब आप कूल करेंगे ना, कूलिंग के दौरान जो SO2 गैस है जो इसमें डिजॉल्व था वो ऊपर आ जाता है और यहाँ पे ऐसे ब्लिस्टर्स निकलते हैं, बबल्स जो है ना, बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? ऐसे ये बबल्स ये फूटते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं ब्लिस्टरिंग। इन्हें बबल बनना और यहाँ पे सरफेस पे फूटना। ठीक है, इसकी वजह से ये जो ब्लिस्टरिंग होती ना यहाँ पे, इस कॉपर, ये जो कॉपर मिलता है हमें यहाँ पे कूल करने के बाद में जो कॉपर मिल गया, ये कॉपर, दिस कॉपर, इसको हम बोलते हैं ब्लिस्टरिंग कॉपर। क्या बोलते हैं? ब्लिस्टरिंग कॉपर। लेकिन इस कॉपर में इम्प्योरिटीज़ रहती है ऑलमोस्ट, यानी इक्वल टू 2% इम्प्योरिटीज़ अभी भी है। तो इसका मतलब ये प्योर कॉपर नहीं है। अब इसको प्यूरीफाई करना है, तो प्यूरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? इसको रिफाइनिंग करेंगे। इसको रिफाइनिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। तो वो मैं दिखाऊंगा आपको वो कैसे करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कैसे करते हैं, किसकी? कॉपर की। तो आपको मालूम है कि कॉपर को अगर आपको रिफाइन करना है तो इसका मतलब आपको कॉपर को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, और कॉपर की डिपोजिशन कैथोड पे ही होगी। तो मैं एक सेल लेता हूं जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस सेल में हम लेते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4 का सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन ले सकते हैं हम। ठीक है, और साथ में इसको डालते हैं हम H2SO4। H2SO4 जो है ना, ये जल्दी ब्रेक होता है, ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है और ये मदद करता है इसको। एक तो सल्फेट भी प्रोवाइड करता है, दूसरा इसकी जो आयोनाइजेशन है वो जल्दी हो जाती है, फास्ट हो जाती है। अब यहाँ से इसमें लेंगे हम, ये पूरा सोल्यूशन है ना, यहाँ से हम एक इलेक्ट्रोड लेंगे कॉपर का, ये जो हमने कॉपर बनाया उस कॉपर का बड़ा सा इलेक्ट्रोड लेंगे, थिक इलेक्ट्रोड, और इसको देंगे हम पॉजिटिव पोल, यानी ये एनोड है, इसको बनाएंगे हम एनोड। और यहाँ पे लेंगे हम एक थिन कॉपर, मैं लूँगा यहाँ पे थिन कॉपर इलेक्ट्रोड, इसको देंगे हम नेगेटिव चार्ज, यानी ये नेगेटिव पोल है, पॉजिटिव पोल है। क्लियर? या मैं बोलूँगा ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कहते हैं हम यहाँ पे कैथोड। राइट, समझ में आया? इसमें कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट जब हम वाटर में डालते हैं ना तो ये क्या बनाता है, या अगर इसको मोल्टन फॉर्म में भी लेंगे हम, पहले मैं यहाँ पे यही बोलता हूँ मैं, ये एक्वस फॉर्म में क्या होता है, क्योंकि मोल्टन फॉर्म इसका थोड़ा मुश्किल है। तो इसका एक्वस फॉर्म, यानी जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, ये कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए ये आयोनाइज हो जाता है, आयोनाइज और डिसोसिएट होता है। मैं बोलूँगा डिसोसिएट मतलब ये सेपरेट होते हैं इसके आयन्स। आयोनाइजेशन का मतलब रहता है आयन्स बनना, और सेपरेशन, आयन्स का सेपरेट होना मीन्स डिसोसिएशन। ये बन जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। राइट, यहाँ तक आ गया समझ में? इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड भी H2SO4, ये भी डिसोसिएट होगा, ये बनेगा ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। इतना क्लियर है? तो इसका मतलब ये जो सोल्यूशन है ना, इस सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट नहीं है, बल्कि कॉपर 2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ट्वाइस H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। राइट, मैं इसको लिखूँगा यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव, या इसको थोड़ा सा इससे लिखेंगे, ये कॉपर 2 पॉजिटिव है और SO4 2 नेगेटिव। मेरी तरफ ध्यान देना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो ही हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी मतलब पास करेंगे, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, ये इम्प्योर इलेक्ट्रोड, इम्प्योर कॉपर का,
ये याद रखना। और यहाँ पे लेते हैं हम प्योर कॉपर, और इसको हम लेते हैं थिन, बिल्कुल थिन इलेक्ट्रोड। ये थिक इलेक्ट्रोड है। जो ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये वाला नेगेटिव है। नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आयन भागेगा और पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आयन भागेगा। क्लियर। जो ही ये यहाँ पे पहुँचेगा, कौन, कॉपर 2 पॉजिटिव, यानी कैथोड पे, एट कैथोड। कैथोड हम उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं जहाँ पे रिडक्शन होता है, ठीक है, रिडक्शन, RAC बोल सकते हैं आप, रिडक्शन एट कैथोड, रिडक्शन। ठीक, समझ में आया ना। तो क्या होगा, यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव आएगा इस इलेक्ट्रोड पे। इस इलेक्ट्रोड का चार्ज कौन सा, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोड इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में, कॉपर मेटल में। और कॉपर मेटल इसमें सोल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं होगा, पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा। डिज़ोल्व सिर्फ आयन होता है, मेटल नहीं। जब ये डिज़ोल्व नहीं होगा तो यहाँ पे ये डिपॉजिट होगा। क्लियर, ये हो गया ऐसा। अब सल्फेट जो है, सल्फेट इधर जाएगा, सल्फेट का चार्ज है नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज और कॉपर, यहाँ पे जो कॉपर, ये इम्प्योर कॉपर है, इसका कॉपर मिलके, यानी ये कॉपर पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ रही ना। देखो ये जो है, ये सल्फेट नेगेटिव है, 2 नेगेटिव। ये जब इधर जाएगा तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चाहेगा कि इसकी पॉजिटिव चार्ज कम होना। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इसको सल्फेट को कॉपर 2 पॉजिटिव देगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो क्या होगा, यहाँ से कॉपर इधर जंप करेगा। ये पहले कॉपर था, मेटल था, लेकिन यहाँ पे जंप करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर छोड़ देगा, राइट। और ये निकलेगा एज कॉपर 2 पॉजिटिव। ये कॉपर 2 पॉजिटिव कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, इम्प्योर इलेक्ट्रोड से, ठीक है। तो फिर से कॉपर सल्फेट बन गया, फिर से ऐसे हो जाएगा, क्योंकि सल्फेट ने कॉपर 2 पॉजिटिव लिया, अपना तो खो दिया इसने, अपना तो इसके साथ जो पहले था वो इधर चला गया, अब तो ये अकेला रह गया था। अब इसने जोड़ीदार लाया यहाँ से, इस इलेक्ट्रोड से, कॉपर 2 पॉजिटिव। ये कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट मिलके बनाएंगे कॉपर सल्फेट, लेकिन इस एक्वस सोल्यूशन में ये फिर से ब्रेक होगा, फिर से डिसोसिएट होगा, ये बनाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव जो ही बनेगा, ये फिर से इधर दूसरा कॉपर 2 पॉजिटिव डिपॉजिट होगा, फिर ये सल्फेट इधर जाएंगे, फिर वही कॉपर सल्फेट बनेगा, फिर उस कॉपर सल्फेट का कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव बनेगा, और फिर से कॉपर इधर डिपॉजिट होता जाएगा, और ये प्रोसेस चलता जाएगा, और यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा। ये जो थिन इलेक्ट्रोड है, ये कुछ देर के बाद में, 3 घंटे के बाद में या 4 घंटे के बाद में, ये बिल्कुल थिक हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर कंटिन्यूसली लूज़ कर रहा है ना, तो ये बिल्कुल थिन हो जाएगा। अब इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ पे जमा हो जाएंगी, ये बनाएंगी मड, जिसको बोलते हैं हम एनोड मड। समझ में आया। एनोड पे क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं एट एनोड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। एनोड पे क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव प्लस कॉपर जो मेटल है वो मिलके बनाते हैं CuSO4। क्या बनाते हैं, CuSO4, ये याद रखना। क्लियर। प्लस निकलते हैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है, ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो ये समझ में आया। तो ये हो गया एनोड पे रिएक्शन, ये हो गया कैथोड पे, लेकिन हमें कैथोड की रिएक्शन से मतलब है कि कॉपर कैसे डिपॉजिट हो रहा है। अब ये जो कॉपर होगा ना, ये प्योर कॉपर होगा, क्योंकि इसकी इम्प्योरिटीज़ यहीं पे रह गई। ये इम्प्योर कॉपर से कॉपर निकल के प्योर कॉपर पे डिपॉजिट हो गया, इसको बोलते हैं हम
प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर या रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आज इतना ही, फिर मिलेंगे कभी और एक लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए बाय। और मैं ये कहना चाहता हूँ साथ में, ये याद रखना, अगर ये समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना, रिपीट करके देख लेना, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। चलो बाय।